अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का मकसद क्या होता है, क्यों बनाई जाती है। दिस पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट इज़ अ पॉलिसी विच इज़ अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। तो सब हम अभी तक हम ये जान गए हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। वी कैन से दैट ऑल दोज मेथड विच आर अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी आर कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक यूज़ करता है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी का नाम देते हैं। इन सिंपल वर्ड मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मॉनेटरी मैनेजमेंट। हम इसको मॉनेटरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑफ हैरी जॉनसन, इट इज़ अ पॉलिसी सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी विद द एम ऑफ अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अडॉप्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब हम यूजुअली हम अगर सप्लाई किसी भी चीज़ की पढ़े ना, तो हम ये ले रहे होते हैं कि जैसे अगर प्रोडक्ट की किसी की सप्लाई पढ़ें, हम किसी गुड की सप्लाई के बारे में पढ़ें, तो इसका ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ती है या लॉ ऑफ सप्लाई हम कर लें, तो प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लाई होती है ना, वो प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ना जो मनी की सप्लाई होती है ना, इसका थोड़ा सा और मेथड होता है। तो मनी सप्लाई जो होती है ना, वो सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है, और जो वो फिक्स होती है, जितने उन्होंने पैसे दे दिए हैं कंट्री में, इकोनॉमी में दे दिए हैं ना, सेंट्रल बैंक में जितने पैसे, जितनी मनी उन्होंने सप्लाई दे दिया, वो बढ़ती या कम नहीं होती, फिर वो स्टेबल वही चलती है। उसकी सर्कुलेशन चेंज होती रहती है मनी की, तो उसकी वजह से जो बाकी सिस्टम है ना, वो वर्क करता है। लेकिन इसमें ना ये बढ़ती या कम नहीं होती, जैसे प्रोडक्ट की, जैसे गुड्स की सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ये एक स्टेबल इसमें स्टेबिलिटी होती है, और जितनी अमाउंट मनी वो सेंट्रल बैंक सप्लाई करता है वो उतनी ही रहती है। तो अब हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। अच्छा जी, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। थ्रू आउट द लेक्चर हम लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो सप्लाई को कंट्रोल करती है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वांटिटेटिव मेथड है, तो ये वो मेथड होते हैं विच फिज़िकली अफेक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द इकॉनमी। तो जो फिज़िकली सप्लाई को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ना कुछ मेथड्स, उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। अच्छा, फर्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड है वो है चेंज इन बैंक रेट पॉलिसी और रीडिस्काउंट रेट। तो ये पढ़ते हैं, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक इज़ नोन एज बैंक रेट और रीडिस्काउंट रेट। तो ऐसा होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे लोन लेते हैं ना, जैसे अगर हम सिंपली अगर हम छोटे लेवल पे बात कर लें, अगर हम आम लोग अगर किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो वो हमें फ्री में लोन नहीं देते, वो लोग हमसे उसका इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उसके बदले में वो हमें लोन देते हैं। तो इसी तरह जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, अगर इनको पैसों की ज़रूरत हो, ये सेंट्रल बैंक से लेते हैं। जब सेंट्रल बैंक से ये लोग लोन लेते हैं ना, तो सेंट्रल बैंक भी इनको इंटरेस्ट पे रेट, एक फ़िक्स रेट पे इनको लोन देता है, बैंक रेट जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर वो बढ़ा दिया जाए, इन पाकिस्तान स्टेट बैंक चार 5.75% बैंक इन अगस्त 2000 बाई चेंजिंग सच रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा बैंक रेट है या इंटरेस्ट रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो चेंज करके उसको चेंज करके हम सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो उसको चेंज करके ना सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? ज़्यादा प्राइसेस होना
ज़्यादा मनी होना, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होना इकॉनमी में। तो इसको वो कहते हैं कैसे कंट्रोल करेगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो क्या करेगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देगा। जैसे अब हम आम बात कर लें, अगर हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो हमें तो अब वो हमें अब हम अगर लोन लेने जाते हैं तो वो 6% हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो अब इसी तरह अगर जो होगा ना, कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, जिसको हम बैंक रेट भी कहते हैं, रीडिस्काउंट रेट भी कहते हैं, वो इंक्रीज़ कर देंगे। जब वो इंक्रीज़ करेंगे ना, तो जो कमर्शियल बैंक होंगे, जो वो आम सतह पे आम लोगों को लोन दे रहे होंगे, वो उस पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट या बैंक रेट इंक्रीज़ किया, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो जो लोग लोन लेने आएंगे उनका इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा कर देंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो सप्लाई ऑफ मनी ना इकॉनमी में कम हो जाएगी। हम जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है ना, वो फिक्स होती है। जो जितनी अमाउंट इकॉनमी को सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड की होती है, सर्कुलेट कर रही होती है कंट्री में, वो उतनी रहती है, वो चेंज नहीं होती। मनी की एक स्पेसिफिक अमाउंट सर्कुलेट कर रही होती है कंट्री में, वो उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, सर्कुलेट होती रहती है मनी, एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। जो अगर हम एज गुड्स देख लें तो वो ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी चीज़ लें, खाने वाली कोई चीज़ ले लें या वैसे कोई चीज़ लें, वो इस्तेमाल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मनी होती है ना, ये सर्कुलेट करती रहती है, ये ख़त्म नहीं होती। तो जो एक फ़िक्स अमाउंट होती है मनी की। अच्छा, तो अब क्या होगा, क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने लोन पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया। कमर्शियल बैंक है, जो वो कमर्शियल बैंक से उनसे ले रहे थे, और कमर्शियल बैंक वालों ने क्या किया, जो लोन लोग उनसे ले रहे हैं उस पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो सप्लाई ऑफ मनी इकॉनमी में कम हो जाएगी। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है ना, फिक्स होती है इकॉनमी में, वो चेंज नहीं होती, वो सर्कुलेट होती रहती है। सही है। इसी तरह जो हमारा अगर हमारा इंटरेस्ट रेट लोन पे इंक्रीज़ होगा तो जो सप्लाई ऑफ मनी है ना, वो इकॉनमी में कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन है ना, वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इन्फ्लेशन होता ही है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ कर जाती है, तो जो परचेजिंग पावर होती है मनी की, वो भी डिक्रीज़ कर जाती है, वो कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन प्राइसेस के इंक्रीज़ को कहते हैं। तो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो होगा वो अपना बैंक रेट, रीडिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट जो लोन पे वो कमर्शियल बैंक को दे रहा है, तो वो इंक्रीज़ कर देगा। अब इसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। जो डिफ्लेशन होता है ना, ये इसमें जो मनी होती है, सप्लाई ऑफ मनी होती है, वो कम होती है। तो हम इसको देखेंगे, टू रिमूव डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज़ द बैंक रेट। अब सेंट्रल बैंक चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी ना इकॉनमी में ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो डिक्रीज़ कर देगा। वो बैंक रेट जो कमर्शियल बैंक को बैंक रेट, डी डिस्काउंट रेट, वो जो बैंक्स को जो वो लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक जिस रेट पे, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। अच्छा, अब कमर्शियल बैंक विल आल्सो डिक्रीज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक होंगे ना, वो लोन पे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो लोन पे, तो लोग कारोबार करने के लिए या वैसे और कई वजूहात पर ज़्यादा लोन लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस वे पीपल विल गेट मोर लोन्स। तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग अप। तो क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, काम करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट के काम शुरू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, एंड प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग अप, और प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो क्या इससे होगा, डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा जी, सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसमें क्या होता है, दिस इज़ द सेकंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर दिस टेक्निक द सेंट्रल बैंक सेल्स और परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इट
which are if the central bank finds that commercial banks are providing excessive loan which are creating inflation. To remove the inflation, the central bank sells the government securities. The commercial bank will purchase these securities to earn interest against such securities. In this way, the resources of commercial bank will go down. They will advance less loan of accordingly the inflation will be controlled. अच्छा, अब हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, उन्होंने ये सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक देखेगा कि जो कमर्शियल बैंक है ना, इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, ज़्यादा मनी है उनके पास, और वो लोग ज़्यादा लोन दे रहे हैं, लोगों को लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक जो है वो ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास मनी के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो जो सेंट्रल बैंक होगा ना, वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ उनके पास पड़ी हुई हैं वो क्या करेगा, उनको सेल कर देगा कमर्शियल बैंक को। जैसे काफ़ी सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी होती हैं, तो जब वो सेल करेगा ना, तो जो कमर्शियल बैंक है ना, वो उन सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट रेट हासिल होगा ना, वो हासिल करने के लिए वो सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेंगे। तो क्या होगा, इससे उनके जो मनी रिसोर्सेज है ना, वो कम हो जाएंगी और वो कम लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे, कम लोन एडवांस करेंगे। इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी ना कंट्रोल हो जाएगी इकॉनमी में और इन्फ्लेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसी तरह हम अगर ले लें, अगर डिफ्लेशन होगी तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटीज़ होगी ना उनको ख़रीद लेगा। जब वो ख़रीदेगा तो कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ सेल कर देंगे सेंट्रल बैंक को। इस तरह उनके पास ना मनी आ जाएगी, मतलब मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और जो डिफ्लेशन है इकॉनमी में वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे मनी के तो वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब लोगों को लोन ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा कमर्शियल बैंक की तरफ से, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी और डिफ्लेशन क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अगेन वही बात जो मैंने आपको बता दिया कि अगर इकॉनमी में डिफ्लेशन होगी तो जो कमर्शियल बैंक से जो सेंट्रल बैंक होगा वो सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेगा, परचेज़ कर लेगा। उससे क्या होगा, उनके पास मनी रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे और इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे डिफ्लेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, थर्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अभी हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें है चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। Each commercial bank has to keep a certain proportion of its deposit in the form of reserve just to meet the demand of the depositors. अच्छा, जो डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में पैसे रखवाए होते हैं, तो उनकी भी ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कमर्शियल बैंक है ना, उनको उनकी डिपॉजिट में से एक ख़ास अमाउंट अपने पास रखनी पड़ती है। वो उनमें से लोन सारी रकम का वो लोन एडवांस नहीं कर सकते लोगों को। मतलब अगर कुछ लोग हम सपोज़ करते हैं कि अपनी पैसे कमर्शियल बैंक में रखते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनके सारे पैसे लेके तो वो लोगों को लोन दे दे। तो क्योंकि उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिन्होंने अपनी कमर्शियल बैंक में अपने पैसा रखवाया होता है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक को जो होता है ना, वो कुछ उनकी डिपॉज़िट में से कुछ प्रपोर्शन ना उनको रिज़र्व करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में 30% होता है डिपॉजिटर्स की नीड को पूरा करने के लिए। कमर्शियल बैंक 30% जो है वो अपने पास रिज़र्व रखते हैं। अच्छा, अब अगर सेंट्रल बैंक देखेगा कि जो इकॉनमी में ना इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रही है, जो कमर्शियल बैंक है ना वो ज़्यादा लोन एडवांस कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो ना ये जो इनकी रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स है ना वो इंक्रीज़ कर देगा।
जैसे अगर 30% हम सपोज कर लेते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ना वो इंक्रीज़ करके 40% कर देगा या 50% कर देगा, तो इससे क्या होगा, जो रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ कर जाएंगी और कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा मनी रखनी पड़ेगी रिज़र्व में। तो इससे क्या होगा, वो लोग कम जो है ना लोन एडवांस करेंगे लोगों को। तो इससे जो इकॉनमी में ना मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी और इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। और यही सेंस हम अगर डिफ्लेशन में देखें कि जो सेंट्रल बैंक है ना वो कमर्शियल बैंक की रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज़ कर देगा, जैसे कि 30% अगर वो 20% कर देगा या 25% कर देगा तो डिक्रीज़ हो जाएगी रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स 30% से। तो इससे क्या होगा, अब उनके पास रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स कमर्शियल बैंक के पास कम होगी तो उनके पास मनी रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर जाएंगे, अब वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो फिर इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी, जिससे हमारी जो डिफ्लेशन है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है वो है चेंज इन रिज़र्व रेशो। ईच कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन रेशो ऑफ इट्स डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उन्हें अपने जो डिपॉजिट्स होते हैं ना उसका एक सर्टेन प्रपोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। In case of Pakistan, each commercial bank has to keep 5% of its deposit in the central bank. तो जो पाकिस्तान है उसमें 5% जो कमर्शियल बैंक है ना उनको अपने डिपॉजिट का 5% प्रपोर्शन ना वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। बाय चेंजिंग द रिजर्व कैपिटल द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक। अच्छा, अब ये जो रिज़र्व रेशो है ना जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, इनको चेंज करके ना इसको चेंज करके जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो मनी सप्लाई को, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, अगर सेंट्रल बैंक नोटिस करेगा कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रही है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, जो इन्फ्लेशन होती है ना इसमें मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और मनी की जो परचेजिंग पावर है ना वो कम हो जाती है और प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। अगर सेंट्रल बैंक ये चीज़ें कंट्रोल नोटिस करेगा इकॉनमी में तो वो क्या करेंगे सेंट्रल बैंक, वो जो होगी ना रिज़र्व रेशो जो ख़ास डिपॉजिट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवा रहा है वो उसको इंक्रीज़ कर देगा। इससे क्या होगा, जब वो डिपॉजिट की जो रिक्वायरमेंट्स है रिज़र्व रेशो है वो उसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जैसे ऐसे यहाँ पे 5% है, अगर 10% हो जाएगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनको ज़्यादा मनी रखवानी पड़ेगी, ज़्यादा डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास। तो इससे क्या होगा, जो उनके पास ना मनी के रिसोर्सेज है ना वो कम हो जाएंगे और वो लोगों को कम लोन एडवांस करेंगे कमर्शियल बैंक्स। तो इससे मनी सप्लाई है ना जो वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी उसके साथ। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। इसी तरह डिफ्लेशन के साथ है, अगर जो सेंट्रल बैंक है वो इकॉनमी में डिफ्लेशन नोटिस करेंगे, मतलब मनी सप्लाई कम है तो प्राइसेस जो हैं वो भी फॉल कर रही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उस डिफ्लेशन को कम करने के लिए जो कमर्शियल बैंक होगा ना, सेंट्रल बैंक होगा सॉरी, जो सेंट्रल बैंक होगा ना वो क्या करेगा, वो जो रिज़र्व रेशो है ना जो कमर्शियल बैंक उसके पास डिपॉजिट लिखवा रहे हैं वो कम कर देगा। जब रिज़र्व रेशो कम होगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक में कम पैसे रखवाएंगे, कम डिपॉजिट रखवाएंगे, तो उनके पास जो रिसोर्सेज है ना मनी के वो ज़्यादा हो जाएंगे और वो लोगों को ज़्यादा लोन एडवांस करेंगे। उससे जो मनी सप्लाई है वो इकॉनमी में क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जो हमारे पास डिफ्लेशन है ना इकॉनमी में वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, जो हमारे पास फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है वो है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव लोन्स अगेंस्ट द लीव्स रेदर दे आस्क फॉर प्लेजेस टू मेक। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई बंदा किसी कमर्शियल बैंक से या आम लोग
किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो लोन उन्हें फ्री में नहीं मिलता, या तो उन्हें कोई गारंटी देनी पड़ती है या जो कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है, मतलब तो फिर उन्हें लोन दिया जाता है। तो उनको प्लेजेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, हाउ मच अ पर्सन विल हैव टू प्लेजेस सेटल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो कितने लोन के लिए कितनी प्लेजेस एक आम इंसान को देनी पड़ेगी ना, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सही हो गया। दिस इज़ द गिवन द नेम ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, और इसको हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट का नाम देते हैं। द सेंट्रल बैंक कैन ब्रिंग चेंजेस इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट में से चेंजेस कर सकता है। इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, अगर सेंट्रल बैंक देखेगा कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज़ इन दिस वे। तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ कर देगा। पीपल विल गेट लेस लोन। जब कम पैसों के लिए लोगों को ज़्यादा महंगी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेंगी तो लोग कम लोन लेना शुरू कर देंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। जो सेंट्रल बैंक है ना, क्योंकि वो इन प्लेजेस को कंट्रोल करता है कि कितने % होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, तो जो सेंट्रल बैंक होगा ना, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ कर देगा, तो लोग कम लोन लेंगे कमर्शियल बैंक से। तो जो हमारी इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि जब कम लोन लेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगी इकॉनमी में। तो जो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है ना वो कम हो जाएगी। एज आर सर्च सप्लाई ऑफ मनी विल डिक्रीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन, द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स आर डिक्रीज्ड। जब डिफ्लेशन होगी, मनी सप्लाई कम होगी इकॉनमी में, तो जो सेंट्रल बैंक होगा ना, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज़ कर देगा। जब वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज़ कर देगा ना, तो कमर्शियल बैंक से लोग लोन ज़्यादा लेंगे, मतलब तो इससे क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ मनी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी और डिफ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब हमारे पास 6 जो इंस्ट्रूमेंट है वो है क्रेडिट सीलिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। द सेंट्रल बैंक कैन इशू डायरेक्शंस दैट लोन्स विल बी गिवन टू कमर्शियल बैंक अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब ऐसा नहीं होता कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जितना चाहे लोन ले सकते हैं, वो सर्टेन लिमिट तक सेंट्रल बैंक जो है ना वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। एज अ रिजल्ट द कमर्शियल बैंक विल बी केयरफुल इन एडवांसिंग लोन टू द पीपल। अब जो कमर्शियल बैंक है ना, उनको ना केयरफुल रहना पड़ता है कि वो लोगों को जो लोन एडवांस कर रहे हैं ना, वो भी एक सर्टेन लिमिट तक हो, क्योंकि उनको डिपॉजिट भी, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि उनको जो डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा रखवाया होता है, उनकी नीड्स को मीट करने के लिए भी उनको कुछ रिज़र्व रखने पड़ते हैं। तो अगर वो सारी अमाउंट जो रिज़र्व सोर्सेज ऑफ मनी, अगर उनको वो लोन प्रोवाइड कर देंगे लोगों को, तो वो डिपॉजिट भी और जो रिज़र्व रखने हैं डिपॉजिट के, वो भी रखने पड़ेंगे। तो वो ना केयरफुली उनको होता है कि वो केयरफुली जो लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मेथड हार्डली अडॉप्ट बाय द सेंट्रल बैंक। पर ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेथड है, कम ही सेंट्रल बैंक जो अडॉप्ट करते हैं तो मोर एवर इफ़ द कमर्शियल बैंक आर हैविंग अदर सोर्सेज टू बोरो दे विल नॉट बॉदर फॉर दिस पॉलिसी। अगर वो कह रहे हैं कि अगर यही कमर्शियल बैंक जो है, अगर उन्हें कहीं और से लोन मिल रहा होगा, तो फिर ये पॉलिसी का ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतना काम नहीं करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा इस जो पॉइंट को सम अप करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ना वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और सर्टेन लिमिट तक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर वो देखेगा जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, इन्फ्लेशन जिससे इंक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी जो क्रेडिट प्रोवाइड करने की लिमिट है ना वो कम कर देगा, मतलब वो कम लोन प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक भी आगे लोगों को कम लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे सप्लाई ऑफ मनी है ना वो कंट्रोल हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसके ऑपोजिट ही सारा प्रोसेस डिफ्लेशन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ये कमर्शियल बैंक कम ही यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वालिटेटिव मेथड। तो हमने शुरू में मॉनेटरी पॉलिसी के 2 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, 2 तरह के। फर्स्ट था क्वांटिटेटिव जो फिज़िकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और सेकंड है क्वालिटेटिव, ये फिज़िकली मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉरल सुज़ेन। इसमें जो होता है ना वो सेंट्रल बैंक कोई फिज़िकल
उसका मेथड नहीं होता कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। ये इसमें जस्ट जो सेंट्रल बैंक है ना, वो कमर्शियल बैंक से यही मोरल रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अनप्रोडक्टिव फील्ड्स के लिए लोगों को जो लोन है वो एडवांस ना करें, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को उससे रिक्वेस्ट करता है कि अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन एडवांस ना किए जाएं लोगों को। अगेन लोन्स शुड नॉट बी गिवन फॉर speculative person and hoarding, but such like request could effective in the developed countries। जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, उनमें ये रिक्वेस्ट जो है ना, इनका कोई इफ़ेक्टिव कोई एंड रिज़ल्ट आता है, लेकिन डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अप्लाइड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के दौर में कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो अप्लाई होता है। इफ़ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, it will issue the direction to commercial bank that loans should not be advanced for consumption purposes or the consumer durable because it's create inflation। अच्छा, तो ये जो हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल है ना, इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है ना, ये कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोगों को कंज्यूमर्स को ना कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए चीज़ों के लिए आम चीज़ें ख़रीदने के लिए जो ख़त्म हो जाए, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होती हैं ना, ड्यूरेबल्स होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि चीज़ इस्तेमाल की और वो ख़त्म होगी, उसका कोई प्रोडक्टिव पर्पज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए कम लोन एडवांस करें, बिकॉज दे क्रिएट इन्फ्लेशन, क्योंकि उससे फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। अगेन अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक कैन डायरेक्ट द बिजनेस कंसर्न हु सेल द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट टू रेज देयर डाउन पेमेंट्स। तो इसमें अगर यही मेथड है कि जो बिज़नेस होते हैं, जो लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें, किस्तों पे चीज़ें मिलती हैं, वो उनको कम कर देंगे। अच्छा जी, तो थर्ड हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो है डायरेक्ट एक्शन। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शन इज कंसर्न विद द पुलिस ऑफ सेंट्रल बैंक अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। इट कैन रिफ्यूज़ टू गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, वो कमर्शियल बैंक को लोन देने से मना कर देते हैं। द सेंट्रल बैंक विल नॉट एडवांस लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द सेक्टर विच क्रिएट इन्फ्लेशन। तो वो उन पर सेक्टर्स के लिए जो सेंट्रल बैंक होगा वो कमर्शियल बैंक को लोन नहीं देगा, जिससे वो इन्फ्लेशन क्रिएट करे। हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि जो कमर्शियल बैंक अगर वो ज़्यादा लोगों को लोन एडवांस कर रहे होंगे तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है ना, वो कमर्शियल बैंक को लोन देना बंद कर देगा या ख़त्म कर देगा या कम कर देगा, हम कह सकते हैं। Moreover, if commercial banks do not follow the instruments of the central bank, अगर जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो नहीं करते, उनके पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो इट विल रिफ्यूज़ टू लैंड कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देना कम कर देगा। बट दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट मेथड है और ये हार्डली अडॉप्ट किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से। अब हमारे पास जो फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट है वो है पब्लिसिटी। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज़ ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है ना, वो इकोनॉमी की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, इंचार्ज करता है। इट्स एम इज़ टू प्रोटेक्ट द इकानमी फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सेंट्रल बैंक जो होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से भी और डिफ्लेशन से भी। फॉर दिस पर्पज़ इट एनालाइज द होल इकोनॉमी, वो पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं जो सेंट्रल बैंक होता है। इट कीप्स एन आई ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक, वो कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। इफ़ द कमर्शियल बैंक आर फाउंड एडवांसिंग लोन, अगर वो देखें कि जो कमर्शियल बैंक है ना, वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ना इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है, विच क्रिएट इन्फ्लेशन, देयर एक्टिविटीज़ विल बी अनहेल्दी फॉर द होल इकॉनमी। क्योंकि सेंट्रल बैंक जो होता है इकॉनमी के लिए इंचार्ज होते हैं, एज एन इंचार्ज इकॉनमी को देख रहे होते हैं। तो अनहेल्दी अगर वो देखेंगे कि एक्टिविटीज़ हैं कमर्शियल बैंक की, द सेंट्रल बैंक कैन ब्लैक लिस्ट सच बैंक्स। तो वो जो कमर्शियल बैंक होंगे ना, उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, दस टू अवॉइड सच बैड रेप्यूटेशन इन फ्यूचर। तो जो कमर्शियल बैंक होंगे वो अपनी रेप्यूटेशन की खातिर
फ्यूचर में अच्छी रेपुटेशन के लिए दे विल बी केयरफुल इन एडवांसिंग लोन, तो वो सेंट्रल बैंक की बात को मानेंगे और लोन कम एडवांस करेंगे। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो उसमें अब हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा सम अप करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। जो सेंट्रल बैंक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करिए, उनमें आते हैं क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में फिजिकली कंट्रोल करता है, क्वालिटेटिव में फिजिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आपका मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं और तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।